सोचिए, एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के ठंडे गहरे अंधेरे से हमारे ग्रह पर वापस आ रहा है। लेकिन ये कोई आसान सफर नहीं है। ये तो जिंदा रहने की एक जंग है। ये एक आग का गोला है जो हमारी दुनिया में लौट रहा है। तो सवाल ये है, ये आखिर इस अविश्वसनीय सफर को पूरा कैसे करता है? जरा इस रफ्तार के बारे में सोचिए। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पलक झपकते ही आप भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। इस स्पीड में जबरदस्त एनर्जी होती है, और यही एनर्जी वापसी के सफर को इतना इतना खतरनाक बना देती है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसे कोई मशीन ऐसी गर्मी झेल सकती है जो स्टील को भी मोम की तरह पिघला दे? और सिर्फ मशीन ही नहीं, उसके अंदर बैठे इंसान, वो कैसे बचते हैं? इसका जवाब कोई जादूटोना नहीं, बल्कि कमाल की फिजिक्स है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हवा की दीवार, फिर स्पीड कम करने की मुश्किल, उसके बाद उस जानलेवा गर्मी को मात देना, और आखिर में सेफ लैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, हवा की दीवार। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? पर सच तो ये है कि यही पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। और मजे की बात यह है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वही सल्यूशन का हिस्सा भी है। देखिए, री एंट्री का मतलब सिर्फ नीचे गिरना नहीं होता। ये एक तरह से हवा के एक अनदेखे समंदर में गोता लगाने जैसा है। और ये कोई शांत डुबकी नहीं, बल्कि एक बहुत ही वायलेंट टक्कर होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये गर्मी रगड़ या फ्रिक्शन से पैदा होती है, पर ऐसा नहीं है। जब स्पेसक्राफ्ट इतनी हाइपोसोनिक स्पीड से आता है, तो वो अपने आगे की हवा को काटता नहीं, बल्कि उसे जबरदस्ती दबाता है, कंप्रेस करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पंप में हवा को दबाया जाता है। और जब हवा इतनी जोर से और इतनी तेजी से दबती है, तो उसका टेम्परेचर सोच से भी परे चला जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। और इसी से स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ एक चमकता हुआ प्लाज्मा बन जाता है। हाँ, वही आग का गोला जो हमें जमीन से दिखाई देता है। यहाँ फिजिक्स का एक बहुत बेसिक नियम काम करता है। स्पेसक्राफ्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी उसकी स्पीड की एनर्जी, वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो बस अपना रूप बदलती है, और यहाँ वो बदलती है ज़बरदस्त गर्मी में, मतलब थर्मल एनर्जी में। सिंपल है, जितनी तेज़ स्पीड उतनी ज़्यादा गर्मी। तो अब अगला चैलेंज आता है। स्पेसक्राफ्ट को इसी हवा को सिर्फ एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल करना है। यही तो डिसेलरेशन डिलेमा है। मतलब रफ्तार कम तो करनी है, पर इस कोशिश में तबाह हुए बिना। तो वही हवा की दीवार जो इतनी गर्मी पैदा कर रही थी, अब एक दोस्त का काम करती है। वो स्पेसक्राफ्ट पर एक जबरदस्त ड्रैग यानी खिंचाव डालती है, जो उसे धीमा करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ड्रैग ना हो तो यान बस एक पत्थर की तरह सीधा जमीन से आ टकराएगा। पर यह बैलेंस बहुत बहुत नाजुक है। इंजीनियर्स को एक बेहद पतले से री एंट्री कॉरिडोर को टारगेट करना पड़ता है। अगर एंगल थोड़ा भी ज्यादा सीधा हुआ तो यान उल्कापिंड की तरह जलकर राख हो जाएगा, और अगर एंगल बहुत सपाट हुआ तो वो हवा से टकराकर वापस स्पेस में निकल जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पानी पर पत्थर स्किम करता है। और ये कॉरिडोर कितना पतला होता है। कामयाब री एंट्री के लिए जो एंगल चाहिए वो सिर्फ 6 से 60 डिग्री के बीच होता है। बस जरा सी भी चूक और मिशन फेल। चलिए अब बात करते हैं सफर के सबसे गर्म हिस्से की, और इससे बचने के तरीके की, यानी हीट शील्ड के विज्ञान की। और हम यहाँ कोई मामूली गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं। री एंट्री के पीक पर सतह का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अंदाजा लगाइए, ये हमारे सूरज की सतह के टेम्परेचर का लगभग आधा है। तो इसका जवाब है एब्लेटिव हीट शील्ड। ये एक ऐसी ढाल है जो खुद को कुर्बान कर देती है। इसका काम गर्मी को झेलना नहीं, बल्कि गर्मी को अपने साथ जलाकर दूर ले जाना है। तो होता यह है कि जैसे ही वो गर्म प्लाज्मा शील्ड से टकराता है, उसकी बाहरी परत जलने लगती है। वो जलकर गैस में बदल जाती है, और यही गैस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, जो उस भयंकर गर्मी को स्पेसक्राफ्ट के मेन स्ट्रक्चर तक पहुंचने ही नहीं देती। सारी गर्मी उस गैस के साथ ही उड़ जाती है। हाँ, वैसे गर्मी से बचाने के कई तरीके हैं। जैसे अपोलो मिशन में एब्लेटिव शील्ड्स थीं, जो एक ही बार काम आती थीं। फिर आया स्पेस शटल, जिसे बार बार उड़ना था, तो उसके लिए रीयूजेबल कार्बन टाइल्स बनाई गईं। और अब
इसरो के RLV जैसे नए जमाने के व्हीकल्स के लिए और भी एडवांस्ड, हल्की और बेहतर टाइल्स पर काम चल रहा है। तो सबसे खतरनाक हिस्सा पार हो चुका है। अब बारी है सफर के आखिरी पड़ाव की, सेफ लैंडिंग। पर यहाँ भी फिजिक्स का रोल खत्म नहीं हुआ है। ये टेबल हमें असल दुनिया के कुछ उदाहरण दिखाती है। देखिए, अपोलो मिशन जो चांद से वापस आया था, उसकी स्पीड थी लगभग 11 किलोमीटर्स पर सेकंड, बहुत ज्यादा। इसलिए उसे एब्लेटिव शील्ड की जरूरत पड़ी। वहीं स्पेस शटल की स्पीड थोड़ी कम थी, करीब 8 किलोमीटर्स पर सेकंड। इसलिए उसके लिए रीयूजेबल टाइल्स बनाना मुमकिन हुआ। मतलब हर मिशन का अपना चैलेंज, अपना सॉल्यूशन। तो एटमॉस्फेयर ने अपना काम बखूबी किया। उसने स्पेसक्राफ्ट को हाइपोसोनिक स्पीड से घटाकर एक मैनेजेबल स्पीड पर ला दिया है। आग का गोला अब ठंडा हो चुका है और अब तैयारी है फाइनल लैंडिंग की। इस स्टेज पर जानी पहचानी टेक्नोलॉजी काम आती है। बड़े बड़े पैराशूट खुलते हैं जो स्पीड को और भी कम कर देते हैं, और फिर बिल्कुल आखिर में छोटे छोटे इंजन या एयरबैग एक सॉफ्ट टचडाउन पक्का करते हैं, चाहे जमीन पर हो या समंदर में। तो जो सफर एक आग के गोले के तौर पर शुरू हुआ था, वो जमीन पर एक बिल्कुल शांत टचडाउन के साथ खत्म होता है। ये वाकई इंजीनियरिंग और फिजिक्स की समझ की एक जबरदस्त जीत है। तो आखिर में यही कहना है कि री एंट्री कोई चमत्कार नहीं है, ये तो साइंस है। फिजिक्स के नियमों का मुश्किल से मुश्किल हालात में एक शानदार इस्तेमाल, जो इंसानी दिमाग की काबिलियत का सबूत है। और हम इस पड़ताल को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने धरती पर वापसी की फिजिक्स तो समझ ली, लेकिन सोचिए, मंगल जैसे किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की फिजिक्स क्या होगी, जहां का वायुमंडल बिल्कुल अलग है। खैर, ये सवाल भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए है।